नमस्कार साथियों, आइए आज के इस वीडियो में हम लोग अकबर के शासनकाल को समझते हैं। अकबर का शासनकाल बहुत ही महानतम शासक माना जाता है। अकबर हमारे देश में राष्ट्रीय शासक के रूप में भी, राष्ट्रीय शासक के नाम से भी अकबर को जाना जाता है। पूरे मध्यकालीन भारत में जो सबसे महानतम शासक था वो कौन था? ये अकबर। इसके प्रारंभिक जीवन, इसके शासनकाल से संबंधित तमाम जो घटनाएँ हैं उनको एग्जाम में पूछा जाता है। आइए एक एक पॉइंट पर हम लोग इसके चर्चा करते हैं। तो अकबर का प्रारंभिक जीवन से जो क्वेश्चन आते हैं, है ना, उसको देखते हैं। यहीं से शुरुआत करते हैं। तो अकबर का बचपन का नाम क्या था? तो अकबर जो था, इसके बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन था, है ना। लेकिन जब ये शासक बना, कौन? बदरुद्दीन, जिसको हम अकबर कहते हैं। जब ये बदरुद्दीन शासक बना तो इसने उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर की इसने उपाधि धारण की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि अकबर के बचपन का नाम क्या था? तो बदरुद्दीन था। और इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो जो उपाधि धारण की थी वह उपाधि थी जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर। अब इसके पिता और माता के संदर्भ में जान लेते हैं कि अकबर के पिता का नाम क्या था। तो अकबर के पिता का नाम हुमायूं था और माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम, इसकी माता का नाम था। अब ये आप जानते हैं कि हुमायूं शेर शाह द्वारा पराजित होकर के जब पश्चिमोत्तर में गया था तो वहीं पर अपने भाई हिंदाल के गुरु की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह किया था। और उसी हमीदा बानो बेगम और हुमायूं से उत्पन्न हुआ था कौन? बदरुद्दीन, जो आगे चल करके अकबर नाम से शासक बनता है ना। अब इसका जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जो जन्म है वो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा राणा बीरसाल के यहाँ इसका जन्म हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। किसके यहाँ? तो अमरकोट के राजा हुआ करते थे राणा बीरसाल। उन्हीं राणा बीरसाल के यहाँ इस अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। अब देखिए, जो ये हुमायूं था ना, हुमायूं यहाँ से कहाँ चला गया था? ईरान। ईरान जब चला गया था तो ईरान में ही अकबर की शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई थी। तो अकबर के जो शिक्षक थे वो अब्दुल लतीफ़ थे और ये एक ईरानी विद्वान थे। आप ये भी जानते हैं कि हुमायूं पूरा जीवन लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हुई थी। अतः जब हुमायूं लड़खड़ाता रहा, इसका मतलब वह इधर उधर भटकता रहा। ऐसी दशा में इस अकबर का जो शिक्षा दीक्षा है ये विधिवत ढंग से नहीं हो पाया। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो अकबर था ये बहुत कम शिक्षित था। इसको माना जाता है ऐसा कि ये अनपढ़ शासक था। तो इस तरह से मध्यकालीन भारत का ये वह शासक है जो अनपढ़ था लेकिन योग्य था। मध्यकालीन भारत का वह शासक जो अनपढ़ था लेकिन योग्य था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था अकबर। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। लेकिन इसने जो थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त की थी वो किससे प्राप्त की थी? अब्दुल लतीफ़ से, जो कि एक ईरानी विद्वान थे। अब देखिए, अकबर जो है ना, अकबर, आप जानते हैं कि अकबर का पिता हुमायूं अपने साम्राज्य दिल्ली जो खो चुका था उसको इसने प्राप्त किया था। और जब हुमायूं ने अपने दिल्ली को प्राप्त कर लिया तो वहाँ पर दिल्ली को प्राप्त करके जब दोबारा प्राप्त किया तो 5-6 महीने ही वो शासन कर पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब ये हुमायूं दिल्ली को पुनः प्राप्त कर लिया था तो उस समय अकबर जो था उसको गवर्नर नियुक्त किया गया था यहाँ लाहौर में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर पिता की मृत्यु के समय कहाँ का गवर्नर था? तो अकबर जो है वो अपने पिता की मृत्यु के समय लाहौर का गवर्नर था। ये कहाँ का गवर्नर था? लाहौर का गवर्नर था। अब यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली और लाहौर के बीच में काफ़ी दूरी है। इसके पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? एक एक्सीडेंट हुआ था। अब एक्सीडेंट में आप ये मत सोचिए कि गाड़ी मोटर से एक्सीडेंट हुआ होगा, है ना। यहाँ हुमायूं ने एक दीन पनाह पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। उसी दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये एक हादसा हुआ था जो असामयिक था, बिना समय के उसकी मृत्यु हो गई थी। इस वजह से यहाँ का जो शासक है वो अचानक मर गया और यहाँ पर एक
व्यक्ति था जिसका नाम था तारगी, है ना। तारगी यहाँ पर मुगल प्रशासक के रूप में नियुक्त हो गया। दिल्ली और लाहौर के बीच में काफ़ी दूरी है और ये देखा गया कि शासक मर गया है तो जब तक उसका पुत्र जो उत्तराधिकारी था अकबर, वो जब तक दिल्ली आकर के अपना राज्याभिषेक नहीं कराता है तब तक के लिए यहाँ पर प्रशासक के रूप में किसको, तारगी को नियुक्त किया गया, है ना। लेकिन तारगी ज्यों ही प्रशासक बना, यहाँ पर आदिल शाह शासन करता था और उसका सेनापति हेमू था। और हेमू ने क्या किया, इस दिल्ली पर आक्रमण करके तारगी को पराजित कर दिया और तारगी यहाँ से भाग करके अकबर के पास गया, है ना। और ये तो तारगी अब अकबर के पास चला गया, हेमू इस दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है और शासक अपने आप को घोषित कर देता है और विक्रमादित्य की उपाधि भी दे देता है। तो तारगी जब यहाँ पर गया, लाहौर पंजाब वाला क्षेत्र जो है वहाँ से अकबर चल चुका था, लाहौर के काला नौर तक आया था। वहीं लाहौर के काला नौर पर इस तारगी का और अकबर का मुलाकात हुआ और तारगी ने बताया कि हेमू दिल्ली पर अधिकार कर लिया है और वो जो हेमू है काफ़ी प्रतापी है, बहुत ही होनहार है, उससे युद्ध करके जीत पाना बड़ा कठिन है। तो इस तरह का इसने वक्तव्य प्रस्तुत किया जिससे बादशाह अकबर क्या हुए, नर्वस हो गए और उनके जो संरक्षक थे, उनका नाम बैरम खां था, वो भी बहुत दुखी हुए कि ये क्या कर रहा है कि मतलब ऐसी सूचना दे रहा है जो नकारात्मक है। तो बैरम खां को गुस्सा आ जाता है कि ये तारगी नकारात्मक सूचना दे रहा है कि मतलब दिल्ली को प्राप्त नहीं किया जा सकता, दिल्ली पर जिसने अधिकार किया है, हेमू ने अधिकार किया, वो बहुत योग्य है। तो इससे वो नकारात्मक मानते हुए क्या करता है, तारगी की हत्या कर देता है। कौन? बैरम खां। बैरम खां तारगी की इसलिए हत्या कर दिया क्योंकि तारगी पराजित होकर के आया और जिससे पराजित हुआ उसकी प्रशंसा में कुछ शब्द कह दिए, इस वजह से बैरम खां ने इस तारगी की हत्या कर दी। और जब हत्या कर दी तो हत्या करके वो क्या किया, आगे की तरफ बढ़ चला, है ना। और इधर शासक के रूप में कौन हो चुका था, हेमू हो चुका था। अब यहाँ पर देखते हैं संरक्षक। तो जो अकबर हैं उनके संरक्षक के रूप में कौन था, बैरम खां थे। बैरम खां संरक्षक थे। अब अकबर ने जब यहीं पर ये पंजाब के कालानौर में जब सूचना पाया है कि पिता की मृत्यु हो गई और दिल्ली पर हेमू ने अधिकार कर लिया, तो उसने इसी पंजाब के कालानौर में ही अपना राज्याभिषेक करवा लिया, है ना। तो ये कहा जाता है कि अकबर का प्रथम बार राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो अकबर का प्रथम बार राज्याभिषेक पंजाब में कालानौर नामक स्थान पर हुआ। राज्याभिषेक 2 बार हुआ है अकबर का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। एक बार तो पंजाब के कालानौर में और फिर जब पानीपत का युद्ध लड़ करके जीत जाएगा तो दिल्ली में उसका दोबारा राज्याभिषेक होगा, है ना। अब इस अकबर के विषय में जानकारी का जो सब स्रोत है वो क्या है, तो अकबर के ही 9 रत्नों में से एक हुआ करते थे अबुल फजल, और उसी अबुल फजल ने लिखा है पुस्तक अकबरनामा। और इसी अकबरनामा, ये अकबरनामा पुस्तक है जो कि अकबर के शासनकाल से महत्वपूर्ण जानकारियों को बतलाती है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि एक एक बिंदु, एक एक क्वेश्चन के रूप में कभी ना कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग तैयार करके रखिएगा। अब देखिए, अब इतना हो गया तो अब क्या है कि दिल्ली पर तो हेमू का अधिकार हो गया है और शासक यानी अकबर जो है वो कहाँ पर है, पंजाब के कालानौर में ही है। तो अब तो संघर्ष होना तय है। अकबर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। तो वही है साम्राज्य प्राप्ति के लिए संघर्ष। अकबर ने साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष क्या किया। देखिए, जो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर अभी बताई वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। हुमायूं की मृत्यु हो जाने के बाद तारगी आदिल शाह के सेनापति हेमू ने मुगल सत्ता प्राप्त कर ली एवं स्वयं को शासक घोषित कर दिया और विक्रमादित्य नाम से ये शासन करने लगा। और ये विक्रमादित्य, देखो हेमू ने जो यहाँ पर तारगी को पराजित करके भगाया और अपने को शासक घोषित किया, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बढ़िया है कि मुगल शासन सत्ता, है ना, मुगल शासन सत्ता के दौरान जो हेमू ने
अधिकार प्राप्त करके यहाँ पर स्वयं को शासक घोषित किया था, उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और हेमू द्वारा जब ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई, वो किसी मतलब 14वां ये ऐसा व्यक्ति था जो शासक बना और विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया। तो ये 14वां ऐसा व्यक्ति है जो विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। अब एक चीज़ यहाँ से और भी आप लोगों को तैयार करना है कि मध्यकालीन भारत में दिल्ली पर कोई अब तक हिंदू शासक नहीं बैठा था, है ना। अगर कोई हिंदू शासक बैठा है तो वो कौन बैठा है? ये हेमू ही बैठा है, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो मध्यकालीन भारत में हिंदू शासक तो बहुत थे, लेकिन दिल्ली की गद्दी पर कोई नहीं था। तो मुगल या मध्यकालीन भारत में वह एकमात्र व्यक्ति कौन है जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और वो हिंदू था? तो उसका नाम है हेमू। तो ये भी आप याद करके रखिएगा। अब देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध, आप जानते हैं पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो तो बाबर के बीच और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, लेकिन पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ किसके बीच और कब हुआ? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ। अकबर एक साइड था, हेमू दूसरे साइड था। आप जानते हैं दिल्ली यहाँ पर है और दिल्ली से इधर क्या पड़ता है? पानीपत नामक स्थान पड़ता है। तो इधर से अकबर आया और इधर से हेमू गया और यहीं पर पानीपत का मैदान था। इसी पानीपत के मैदान में एक तरफ अकबर, दूसरे तरफ हेमू थे, दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। और जब युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध में ये जो हेमू था इसकी विजय हो रही थी और लगभग ये युद्ध को जीत ही चुका था, लेकिन हेमू का दुर्भाग्य रहा और अकबर का सौभाग्य था कि एक तीर आकर के हेमू के आँख में लग जाती है। और हेमू हाथी पर सवार होकर के युद्ध लड़ रहा था और जब उसके आँख में एक तीर लगती है तो वो हाथी पर बैठने के लिए जो हौद बना होता है ना, उसी हौद में वो गिर जाता है। और जब वो हौद में गिर जाता है तो उसकी सेना कहाँ पर है? नीचे। ये हाथी पर है, ऊंचाई पर है। तो उसकी सेना को ऐसा लगा कि हेमू युद्ध में मारा गया। और जब ऐसी उसकी सेना को लगा तो उसकी सेनाएं भागना शुरू कर दी, तितर बितर हो गई। युद्ध का जो मैदान था उसमें से हेमू की सेना भाग गई और केवल अकबर की सेना ही रह गई। और जब इस हेमू को हाथी से उतारा गया तो ये पता पाया गया कि वो तो जिंदा है, केवल आँख में तीर लगी है। और आप जानते हैं आँख में जो तीर लगती है उसका जो दर्द होता है बहुत असहनीय होता है। इस वजह से वह अचेत हो गया था, लेकिन सेना सोची कि मारा गया है। इस वजह से जो हेमू युद्ध जीत चुका था वो क्या हुआ? दुर्भाग्यवश हार जाता है। और क्या होता है कि हेमू के आँख में तीर लग गई, हेमू हाथी के हौद में गिर पड़ा। बैरम खां ने क्या किया? उसको नीचे उतारा और उसका गला काट करके उसकी हत्या कर दी। इस तरह से हेमू जो युद्ध जीत चुका था वो हार गया, लेकिन जो हार गया था अकबर वो युद्ध को जीत गया और मुगल शासन सत्ता पुनः दिल्ली में स्थापित हो गई। बैरम खां ने 1500 देखिए, बैरम खां के बारे में अब थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिल्ली में शासन सत्ता पुनः मुगलों की स्थापित हो गई। और बैरम खां क्या है? बैरम खां अकबर का संरक्षक है। और बैरम खां अकबर का संरक्षक कब से कब तक रहा? तो 1556 से 1560 तक, 4 वर्षों तक ये अकबर का संरक्षक बना रहा। और जब दिल्ली में अकबर ने शासन सत्ता प्राप्त कर ली तो जो ये बैरम खां था इसको संरक्षक के साथ साथ वजीर का पद भी दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक कुछ चीज़ें हैं जो आपका बैरम खां से जुड़ी हुई हैं, इसको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो बैरम खां था ये शिया मुसलमान था। बैरम खां था क्या था? बैरम खां जो था ये शिया मुसलमान था, जबकि ये जो अकबर था ये सुन्नी मुसलमान था। अकबर क्या था?
अकबर सुन्नी मुसलमान था और ये बैरम खां शिया था। अकबर क्या था, सुन्नी मुसलमान था। और इसके दरबार में, अकबर के दरबार में जो उच्च पद पर सरदार लोग थे वो भी क्या थे, सुन्नी मुसलमान थे। और जो महिलाएं थी इसके अकबर के दरबार में, जो महिलाएं थी, महिलाएं का मतलब अकबर के परिवार के लोग, इसकी दादी, इसकी चाची है ना, और अन्य महिलाएं, वो सब लोग भी ये बैरम खां को पसंद नहीं करती थी। इसलिए नहीं पसंद करती थी क्योंकि एक तो बैरम खां शिया मुसलमान था, सब लोग क्या थे, सुन्नी मुसलमान थे। एक कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि बैरम खां ने युद्ध में जीत दिला करके उच्च पद, वजीर वाला पद प्राप्त कर लिया। वजीर पद का बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और वजीर पद की बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए बैरम खां को बहुत सारे कार्य करने पड़ते थे, लेकिन यह किसी के दबाव में कार्य नहीं करता था। जब ये किसी के दबाव में नहीं काम करता था तो ऐसा पाया गया कि बैरम खां से कहा जा रहा है कुछ और कर रहा है वो कुछ और। अकबर ने भी दो एक दफ़ा ऐसा पाया कि बैरम खां को कहा गया कुछ और, लेकिन बैरम खां कुछ और कर रहा है। इस वजह से अकबर भी इससे नाखुश हो गए और सब लोग जब इस बैरम खां से नाखुश हो गए तो उन लोगों ने एक प्लानिंग की, है ना। यहाँ पर देखिए, इसको देख लेते हैं। बैरम खां से हरम दल क्या था, नाराज़ था। कुछ सरदार भी उस बैरम खां से नाराज़ थे, यहाँ तक कि अकबर भी उसको पसंद नहीं करते थे, ये भी नाराज़ ही थे। अब हरम दल क्या होता है, तो अकबर के दरबार में उसके परिवारजन की जो बड़ी महिलाएं थीं, जैसे उसकी दादी, उसकी माता, है ना, तो ऐसे लोग, ऐसे महिलाओं के समूह को हरम दल कहा गया। वो लोग क्या थी कि बड़ी थी, तो उन लोगों का भी थोड़ा बहुत चलता था, तो ये वो एक हरम दल कहा गया है ना। तो जब सब लोग नाराज थे तो ये जो बैरम खां था एक बार अभियान पर गया हुआ था और उसी अभियान पर गया और लोगों ने उसको सूचना, अकबर ने उसको सूचना भिजवा दी कि वो अभियान से वापस ना आए, वहीं से कहाँ चला जाए, मक्का की यात्रा पर चला जाए। और ये बैरम खां मक्का की यात्रा पर जाने का निश्चय भी कर लेता है। और जब ये बैरम खां मक्का की यात्रा पर जा रहा था, है ना, निर्णय लिया इसने मक्का की यात्रा पर जाने का, उसी दौरान अकबर की सेना और बैरम खां दोनों का टकराव हो जाता है। इसका मतलब है इसको अकबर ने मक्का की यात्रा पर भेजा, लेकिन अपनी सेना को भी पीछे लगा दिया, अपनी सेना को भी पीछे लगा दिया। बैरम खां अभियान पर गया ही था, उसके पास भी सेना थी। दोनों के बीच क्या होता है, भीषण युद्ध होता है। और जब भीषण युद्ध होता है तो उसमें बैरम खां पराजित हो जाता है। और जब पराजित हो जाता है उसको पकड़ करके अकबर के सामने लाया जाता है। तो अकबर इतना तो जानता ही था कि ये जो बैरम खां है बहुत विषम परिस्थितियों में इसने हमारा साथ दिया था, इसने हमारे खोए हुए साम्राज्य को प्राप्त करने में हमारी मदद की थी, इसलिए वो इसकी हत्या नहीं करता है। इसके सामने 3 विकल्प प्रस्तुत करता है। वो कहता है किसी राज्य का आप सूबेदार बन जाइए। अकबर है इससे बैरम खां को ऑप्शन देता है कि किसी राज्य का आप सूबेदार बन जाइए, या फिर सुरक्षा सलाहकार बन जाइए, या फिर मक्का की यात्रा पर चले जाइए। इन तीनों में से कोई भी आप कर सकते हो, लेकिन वजीर वाला पद अब तुमको नहीं दिया जाएगा, वजीर के पद से तुमको हटाया जाता है। अब वजीर पद एक बहुत बड़ा पद होता है, उस पद से नीचे वाला पद उसको दिया जा रहा था, यानी उसको ऊंट पर बैठा करके फिर गधे पर बैठाया जा रहा था। तो ये उसको मंजूर नहीं था कि एक बड़े पद से हटा करके एक छोटा सा पद देना, सम्मान उसका उसमें नज़र नहीं आ रहा था, वहाँ पर उसको अपना अपमान नज़र आ रहा था। इसलिए उसने मक्का की यात्रा पर जाने का निश्चय कर लिया और मक्का की यात्रा पर चल दिया। और जाते जाते गुजरात में पाटन नामक स्थान पर पहुंचा ही था कि वहां पर बैरम खां की हत्या हो जाती है। हत्या किसने की? वो एक अफ़गान मुसलमान था जिसका नाम था मुबारक खां। मुबारक खां ने उस बैरम खां की हत्या कर दी। कहाँ पर? पंजाब, ये गुजरात में, जो गुजरात है, गुजरात में पाटन नामक स्थान पर उसकी हत्या कर दी। अब इसने हत्या क्यों की? क्योंकि मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था और उस मच्छीवाड़ा के युद्ध में ये बैरम खां था और बैरम खां ने
इस मुबारक खां जो जिसने हत्या की, इसके पिता की इसने हत्या की थी, उसी का ये प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से मच्छीवाड़ा के युद्ध का प्रतिशोध लेने के उद्देश्य में इसने क्या किया, उसकी हत्या कर दी। अब जब बैरम खां की हत्या हो जाती है, इसकी सूचना मिलती है अकबर को, तो अकबर को जब इसकी सूचना मिलती है तो अकबर बहुत ग्लानि महसूस करता है और वह निर्णय लेता है कि ये जो बैरम खां है वो हमारे लिए बहुत बहुत उपयोगी था, उसने मेरी बहुत विषम परिस्थितियों में सहायता की थी। इस वजह से वो सोचता है कि इसके परिवार वाले ना बिखरें, इस वजह से उसकी विधवा पत्नी सलीमा बेगम से वह निकाह कर लेता है और निकाह करने के बाद उसका एक पुत्र था, बैरम खां का एक पुत्र था जिसका नाम था अब्दुल रहीम, है ना। उस अब्दुल रहीम को अपने संरक्षण में ले लेता है, उसकी शिक्षा दीक्षा करवाता है और यही अब्दुल रहीम इस अकबर के नवरत्नों में भी शामिल होता है। और जब नवरत्नों में शामिल होता है तो अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि अकबर ने प्रदान की थी। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि आपके अकबर के शासनकाल से महत्वपूर्ण थे। इसके बाद का जो टॉपिक है उसको भी मैं लेकर के आ रहा हूँ, आपको कहीं नहीं जाना है ना। पूरा का पूरा मुगल ये अकबर का शासनकाल आज पढ़ करके जाना है। चलिए अब देखते हैं अकबर द्वारा जो साम्राज्य विस्तार किया गया वो कहाँ कहाँ किया गया और कैसे कैसे किया गया, कहाँ कहाँ कौन सी चुनौतियों का सामना किया गया। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन खूब बनते हैं, इसलिए इस टॉपिक को भी समझना और जानना जरूरी है। तो अकबर द्वारा जो पहला अभियान किया गया ना, वो कहाँ किया गया, मालवा पर किया गया। कब किया गया, 1561 ईस्वी में मालवा पर अभियान किया गया। लेकिन इस अभियान को अकबर ने स्वयं नहीं किया, अकबर के धाय माँ माहम अनगा का लड़का था आदम खां। तो अकबर की धाय माँ का नाम था माहम अनगा और उनके लड़के का नाम था आदम खां। इसी को ये जिम्मेदारी दी गई कि वह मालवा पर अधिकार करके उसको मुगल शासन सत्ता में विलीन करे। तो ये आदम खां ने मुगल सेना को लिया और ले करके जो मालवा था वहाँ के शासक बाज बहादुर थे उन पर आक्रमण किया और बाज बहादुर को युद्ध में पराजित करके वह इस मालवा को और मालवा की राजधानी सारंगपुर को जीत करके उसको मुगल शासन सत्ता में मिला दिया। लेकिन कहा जाता है कि जब इस आदम खां ने बाज बहादुर को पराजित करके उसके मालवा और राजधानी सारंगपुर को जीता तो उसके साथ ही साथ उसको बहुत सारा धन प्राप्त हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि ये आदम खां वहाँ से जो धन प्राप्त किया उसको जो मुगल साम्राज्य का जो वित्त कोष था, है ना, जो उसका राजकोष था, उसमें ले जाकर जमा नहीं किया, खुद उसको क्या किया, हड़प गया। इसी हड़प जाने की वजह से अकबर और आदम खां के बीच मनमुटाव हो जाता है, दोनों में तानाकसी हो जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि 61 में ये आदम खां ने अभियान किया था और 1562 ईस्वी में अकबर ने इसकी हत्या कर दी। और हत्या जब 1562 में आदम खां की अकबर ने कर दी तो इस आदम खां की माँ माहम अनगा, उनकी भी मृत्यु इसी शोक में हो जाती है 1562 ईस्वी में ही। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब देखिए दूसरा अभियान इसका जो था वो चुनार पर था। अब आप जानते हैं कि अकबर को अब इस आदम खां पर विश्वास नहीं रहा, 62 में तो इसको मार दिया था, लेकिन जब मारा नहीं था उससे पहले ही चुनार पर 1561 ईस्वी में पुनः अभियान करना था। तो उस अभियान का नेतृत्व करने के लिए आसफ खां को उसने चुना। आसफ खां को उसने भेजा कि वह चुनार पर अधिकार करे और आसफ खां आगे बढ़ करके चुनार पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है। आप जानते हैं कि ये चुनार क्षेत्र जो है वो अवध क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। तो चुनार जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता था, इसको मुगल शासन सत्ता में अकबर ने आसफ खां को दी थी जिम्मेदारी मुगल शासन सत्ता में मिलाने की। अगला जो अभियान था वो गोंडवाना पर था। गोंडवाना ये क्षेत्र भी आपका उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, अवध प्रांत में ही पड़ता है। और इस गोंडवाना पर 1564 ईस्वी में अभियान किया गया। किसके विरुद्ध किया गया, तो गोंडवाना क्षेत्र में वीर नारायण की माता दुर्गावती थी। कहा जाता है कि ये जो गोंडवाना क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर 3 वर्ष का बालक वीर नारायण था। तो 3 वर्ष की आयु जब उसकी थी तभी उसकी माता दुर्गावती
उसको शासक बना करके उसके संरक्षिका के रूप में दुर्गावती शासन कर रही थी। और इसी दुर्गावती पर इस आसफ खान ने जो चुनार पर अभियान किया था, उसी ने इस गोंडवाना क्षेत्र को भी विजित करने के लिए इसको जिम्मेदारी दी गई। और आसफ खान और दुर्गावती के बीच बहुत भीषण युद्ध होता है और ऐसा कहा जाता है कि दुर्गावती जब अंत में पराजित होने के कगार पर पहुंची, उनको लगा कि मैं पराजित हो जाऊंगी, तो उसने अपने सेनापति से कहा कि वह उनकी हत्या कर दे, लेकिन उनका सेनापति उनकी हत्या नहीं किया। तो ये दुर्गावती ने खुद अपने सीने में तलवार भोंक ली, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर ये जो गोंडवाना क्षेत्र है, इसको भी अकबर अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल रहा था। और ये जो दुर्गावती थी, ये महोबा क्षेत्र में जो चंदेल राजा हुआ करते थे, सालबाहन, उन्हीं की ये पुत्री थी। और ये दुर्गावती जो थी, इनको तीर चलाना और बंदूक चलाना का शौक था और इन दोनों में ये पारंगत थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीर नारायण की माता का नाम क्या था? तो वो था दुर्गावती। और दुर्गावती ने किससे युद्ध लड़ा था? तो अकबर का जो सेनापति था आसफ खान, उसी से इन्होंने युद्ध लड़ा और बड़ी ही वीरता से इनका सामना किया इनको, लेकिन वो लास्ट में अंततः क्या होती है, पराजित हो जाती हैं। अब देखिए अगला जो अभियान था वो राजपूत पर था, जो कि राजस्थान वाले एरिया में मुख्य रूप से पड़ते हैं। तो राजस्थान के एरिया में आमेर क्षेत्र के अंतर्गत जयपुर जो है, वहाँ पर एक राजपूत शासक शासन कर रहा था, जिसका नाम था भारमल, है ना। भारमल पर अभियान किया गया, लेकिन भारमल ने ये अभियान को, कहने का मतलब ये है कि भारमल ने यहाँ पर युद्ध नहीं किया, आत्मसमर्पण कर देता है। और जब ये भारमल आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो आत्मसमर्पण के तौर पर इन्होंने अपनी पुत्री, जिनका नाम था हरकाबाई, इसका विवाह अकबर से करते हैं और कहानियों में इसको जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। तो ये हरकाबाई का विवाह, भारमल की पुत्री थी हरकाबाई, इसका विवाह किया गया था अकबर से। किसने किया? भारमल ने खुद अपनी पुत्री का हाथ अकबर के हाथ में दे दिया, जिसका नाम हरकाबाई था। साथ ही साथ उसने अपने पुत्र भगवान दास और अपने पोते मान सिंह को भी अकबर को सौंप दिया कि ये दोनों लोग अकबर की सेना में रह करके सेवा कार्य करेंगे। तो इस तरह से राजपूत शासक भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई, जो कि जोधाबाई कहलाती हैं, उसका विवाह अकबर से किया और अपने पुत्र भगवान दास और पोते मान सिंह को भी अकबर को सौंप दिया था। और अकबर का जो अगला अभियान था वह भी तुम्हारा राजस्थान वाले एरिया में ही पड़ता है। मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत जो चित्तौड़ था, उस चित्तौड़ के शासक उदय सिंह पर किया। 1567 ईस्वी में उदय सिंह पर जब ये अभियान किया गया, तो उदय सिंह जो थे वो पराजित हो जाते हैं। और जब पराजित हो जाते हैं तो उनको अपना जो चित्तौड़ वाला क्षेत्र है वो छोड़ करके जाना पड़ता है और वो चले जाते हैं। बाद में फिर 1572 ईस्वी में उनका लड़का महाराणा प्रताप, है ना, महाराणा प्रताप सिंह वहाँ के शासक बनते हैं। ये कौन है महाराणा प्रताप? तो उदय सिंह के लड़के थे। जब 1572 ईस्वी में ये शासक बनते हैं, तो इन्होंने क्या किया, अपने खोए हुए साम्राज्य चित्तौड़ को उन्होंने स्वतंत्र करा लिया। अब जब स्वतंत्र करा लिया इन्होंने चित्तौड़ को, तो अगली दफ़ा अब पुनः मुगलों ने इस चित्तौड़ को अपने साम्राज्य में मिलाने के उद्देश्य से युद्ध किया। और वहाँ पर एक बहुत ही भीषण युद्ध हुआ, जो कि ऐतिहासिक युद्ध माना जाता है, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के सेना नायक मान सिंह और आसफ खान, ये दोनों के विरुद्ध हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किसके बीच हुआ? तो कहा जाता है अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। तो अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ तो था, लेकिन अकबर की ओर से मान सिंह और आसफ खान, ये जो दोनों थे, ये दोनों लोग लड़ रहे थे। और राणा प्रताप के साइड से राणा प्रताप खुद थे और इनका अपना एक योग्य, होनहार और विश्वसनीय सेनापति हकीम खान था, वो लड़ रहे थे।
तो ये मान सिंह कौन है? मान सिंह यही है जो कि भारमल का पोता था, है ना, जो आत्मसमर्पण कर दिए थे, वही उन्हीं का पोता मान सिंह और आसफ खां एक साइड में हो करके अकबर की तरफ से, और राणा प्रताप और उनके योग्य सेनापति हकीम खान दोनों एक साइड हो करके दोनों के बीच युद्ध हुआ। और इसमें महाराणा प्रताप की पराजय तो हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद राणा प्रताप अपने इस मेवाड़ को तो हार चुके थे, जो चित्तौड़ क्षेत्र था, है ना, उसको हार चुके थे, लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने उस पर अधिकार भी कर लिया। हल्दी घाटी के युद्ध में हार तो गए, लेकिन बाद में उसको पुनः इन्होंने प्राप्त कर लिया और उस पर कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि 1597 ईस्वी में राणा प्रताप की मृत्यु हो गई, है ना, और जब राणा प्रताप की मृत्यु हो गई तो उनके लड़के अमर सिंह वहाँ के शासक बने। और अमर सिंह का जब शासक बनते हैं तो देखिए ये समय कौन सा है, 1597 ईस्वी। आगे चल करके 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो अमर सिंह का जो संघर्ष है अकबर के बाद जो शासक है उससे है, अकबर के बाद जो शासक हैं वो जहांगीर हैं उनसे है ना। तो अमर सिंह का जो संघर्ष है वो हम अगले वीडियो में, आपका जहांगीर के शासनकाल से संबंधित जो वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे। तो इस तरह से हम यह कहा जाता है कि जो राजपूत लोग थे उन राजपूतों में से कुछ लोगों ने तो आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने जम करके मुगलों का सामना किया। जैसे महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में इन मुगलों का सामना किया और पूरा जीवन ये मुगलों का वो विरोध करते रहे। और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो युद्ध किए। जैसे कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग तो जो अकबर था, कुछ लोगों से वैवाहिक संबंध द्वारा उसको अपने साम्राज्य में मिलाया, कुछ लोगों से आत्मसमर्पण करवाया, और कुछ लोग तो अकबर से मतलब अकबर की सेना से कुछ लोगों ने युद्ध भी किया। तो ये जो कलिंजर है, रणथंभौर है, मारवाड़ है ना, ये सभी जो क्षेत्र के शासक थे, इन लोगों ने आत्मसमर्पण किया था। इन लोगों ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया था। लेकिन वैवाहिक संबंध किस राजपूत ने स्थापित किया था मुगलों से, तो वो है राजपूत राजा भारमल। और विरोध किसने किया था, यानी खुल करके सामना किसने किया, महाराणा प्रताप ने। आत्मसमर्पण किसने किया, कलिंजर, रणथंभौर, मारवाड़ के शासकों ने अधीनता को स्वीकार किया, यानी आत्मसमर्पण किया। अगला जो अभियान है अकबर का, वो गुजरात अभियान था। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात अभियान किया, और इस अभियान को अकबर स्वयं किया, यानी अकबर ने गुजरात पर स्वयं आक्रमण किया, और आक्रमण करके वह गुजरात के अंतर्गत जो स्थित सूरत है उसको जीत लेता है। और जब सूरत को उसने जीता तो 1573 ईस्वी में देखे सूरत को जीत करके वह वापस आया, लेकिन वापस आने के सिलसिले में पुनः वहाँ पर सूरत में विद्रोह हो जाता है। तो 1573 में वो पुनः गया और विद्रोह को दबाया, और पुनः उस विद्रोह को दबा करके उसने उस सूरत को अपने साम्राज्य, मुगल साम्राज्य में मिला दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब अकबर गुजरात अभियान पर गया था, है ना, उसी समय उसने सबसे पहले समुद्र को देखा था। 1572 में जब वो अभियान पर गया था, उसी समय उसने सबसे पहले समुद्र को देखा था, और जो पुर्तगाली लोग थे उनसे वह मिला था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वप्रथम अकबर ने समुद्र कब देखा, तो वो 1572 ईस्वी में देखा, और पुर्तगालियों से वहाँ पर इसकी मुलाकात हुई। अगला अभियान जो है वो बिहार और बंगाल विजय का है। बिहार और बंगाल विजय के लिए जो तिथि है वो 1574 से 1576 तक, 1574 से 1576 के बीच बंगाल और बिहार विजय किया गया। अब बंगाल और बिहार में जो शासक के रूप में था वो दाऊद खां था। तो जाहिर सी बात है कि ये अभियान दाऊद खां के विरुद्ध है। तो अकबर खुद था और उसका वो अपने मुनीम, अकबर खुद था और उसके साथ मुनीम खां थे। दोनों लोग मिल करके दाऊद खां, जो कि बिहार और बंगाल क्षेत्र में शासन सत्ता को संचालित कर रहा था,
उसके विरुद्ध किए और दाऊद खां यहाँ पर क्या होता है, पराजित हो जाता है ना, और पराजित हो जाता है। अब जो अगला अभियान था अकबर का, वो दक्षिण भारत के लिए इसका विजय अभियान चलाया गया। दक्षिण भारत विजय अभियान के सिलसिले में उसने पहले अहमदनगर पर उसने आक्रमण किया। और अहमदनगर, क्योंकि दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार उस समय अहमदनगर कहा जाता था, और अहमदनगर में जो शासिका के रूप में थी वो कौन थी, चांद बीबी थी, है ना। तो चांद बीबी के नेतृत्व में अहमदनगर ने ये मुग़ल शासक अकबर का सामना किया, और बड़ी ही वीरता से इसने चांद बीबी ने मुग़ल शासक का सामना किया था। लेकिन फिर भी ये चांद बीबी पराजित हो जाती है और अहमदनगर को ये अकबर जो था अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल हो जाता है। आगे भी ये जो अकबर था वो आगे भी अपने अभियान को रोकता नहीं है। दौलताबाद, खानादेश, असीरगढ़, इन सभी क्षेत्रों में बढ़ करके वो उनको भी अपने साम्राज्य में मिलाता है। कहा जाता है कि अकबर का जो सबसे अंतिम युद्ध था वो असीरगढ़ पर आक्रमण करने के सिलसिले में जो लड़ा गया युद्ध था वही क्या था, अकबर का अंतिम युद्ध था, जो कि 1601 ईस्वी में लड़ा गया था अकबर के द्वारा। अकबर की जो मृत्यु हुई है वो अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुई है। कहा जाता है कि जो अकबर था, अकबर के नवरत्नों में से एक था अबुल फजल, जिसने अकबरनामा पुस्तक लिखी है। उस अकबरनामा पुस्तक के लेखक जो अबुल फजल थे, उनकी हत्या अकबर के लड़के जहांगीर ने करवा दी थी, है ना। वीर सिंह बुंदेला एक व्यक्ति था, उसी को उसने सुपारी दी और वो जा कर के अबुल फजल की हत्या कर दिया। इस बात का खुलासा हो गया और अकबर ये जान गया कि मेरे ही पुत्र ने मेरे नवरत्न में से जो अबुल फजल था उसकी हत्या करवाया है वीर सिंह बुंदेला से। तो इस चीज़ को लेकर के वह बहुत ग्लानि महसूस करते हैं, बहुत सस्पेंस में चले जाते हैं। कहने का मतलब पुत्र इस तरह की गलतियां कर रहा था, तो उसको लेकर के वह बहुत परेशान होने लगे और 1605 ईस्वी में उसी के चलते इनकी मृत्यु हुई थी। अब देखिए मुग़ल ये सारे के सारे युद्ध जो कि लड़े गए हैं मुग़ल शासकों द्वारा, अकबर द्वारा, उनके सेनापतियों द्वारा, उन सभी को तो यहाँ पर मैंने हल्के में बता दिया है। लेकिन अकबर के द्वारा जो प्रशासनिक सुधार किया गया है, जो कुछ भी और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आप लोग तैयारी जारी रखिएगा। अगले दिन आप लोगों से पुनः मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।